तो राहुल गांधी का बस्तर दौरा है, 2 दिवसीय दौरा है, इसको लेकर काफी इंतजामात भी किए गए। तो इस दौरे को कैसे देखते हैं ये राहुल गांधी का बस्तर दौरा? तो इसमें चर्चा के लिए हमारे साथ पैनल पे रायपुर से हमारे स्टेट हेड आर.के. गांधी जी जुड़ गए हैं तमाम मेहमानों के साथ। तो आर.के. गांधी जी, हम चाहेंगे कि जितने भी मेहमान हैं उनसे मुखातिब आप कराएं। सबसे पहले इस सवाल के साथ हम आगाज कर लेते हैं इस खास पेशकश का। तो आर.के. गांधी जी, राहुल गांधी के इस दौरे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी की इस दौरे के तमाम पहलुओं को समझेंगे। हमारे साथ में बीजेपी से संग्राम सिंह राणा जी मौजूद हैं, उनसे भी इस पर चर्चा करेंगे। वह युवा आयोग के सदस्य भी हैं। इसके अलावा हमारे साथ में छत्तीसगढ़ की राजनीति को समझने वाले और बस्तर में लंबे समय तक काम करने वाले करीमुद्दीन वरिष्ठ पत्रकार हैं, नवभारत के जो संपादक हैं बस्तर के, वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, मनीष गुप्ता जी। तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन अगर अखबारों को देखा जाए, अखबारों में जो लब्बो लुआब रखा है राहुल गांधी के इस दौरे को, तो कहीं न कहीं इसके जरिए जिस तरह से ये बात की जा रही है कि राहुल गांधी के कार्यक्रम की सफलता से तय होगा प्रदेश में कौन बनाएगा अपनी अगली सरकार। मतलब अखबार में सीधे सीधे इस दौरे को ही एक निर्णायक के पहलू माना है। करीमुद्दीन साहब, अगर राहुल गांधी के इस दौरे को समझा जाए कि कितना निर्णायक मानते हैं, जिस तरह से अखबार में इस खबर को प्रमुखता से रखा है कि राहुल गांधी का ये कार्यक्रम प्रदेश में अगली सरकार कौन बनेगा वो तय करेगा। राहुल गांधी बस्तर आने से कांग्रेसियों को ऑक्सीजन मिलेगा थोड़ा बहुत, लेकिन आपस की जो फूट है और जो लड़ाई है और बीच में जोगी जी हैं, ये सबको देखते हुए स्थिति अभी उतनी अच्छी नहीं है कांग्रेस की बस्तर में, चाहे छत्तीसगढ़ में हो। लेकिन राहुल गांधी आने से थोड़ा ये हो सकता है कि बस्तर में जो 8 सीट पहले भी आ चुके हैं और अभी भी उम्मीद है कि 8 सीट वापस आएंगे। ऐसा लगता है कि इनके आने से कुछ बस्तर के लोगों को ऑक्सीजन मिलेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के दूसरे स्तर में ये संभव नहीं है। तो बस्तर के दूसरे हिस्से में संभव नहीं है। बीजेपी से जिस तरह संग्राम सिंह राणा है, युवा आयोग के सदस्य भी है, कितना हमें मानते हैं और बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। 12 का 12 सीट भाजपा फिर से चुनाव जीतेगी। सभी 8 जो विधायक फिर से चुनाव जीतेगी। यहाँ तो 8 पे तो बीजेपी बैक है, 8 तो कांग्रेस बात में है। 12 के 12 भाजपा यहाँ पर चुनाव जीत रही है। और इसके पहले जो 8 विधायक जो कांग्रेस के यहाँ जीते हुए थे, उनके कार्यकलाप, उनके कार्यों को पूरी जनता पहचान चुकी है। और आने वाले समय में 2018 में निश्चित रूप से जो 8 का 8 अभी भाजपा की झोली में जाएगा। 4 तो पहले से ही है। 12 का 12 भाजपा बस्तर में पूरी विधायक देकर और छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत से जो 65+ हमने जो टारगेट रखा है, निश्चित रूप से हम उसको पूरा करने जा रहे हैं। तो बीजेपी के अपने दावे हैं। मनीष गुप्ता जी, अगर तमाम पहलुओं को समझा जाए, जिस तरह से बस्तर को लेकर पहले कहा जाता था कि बस्तर के संभाग मतलब 12 सीटों पर जिसने बढ़त बनाई वो प्रदेश की सत्ता पर काबिज होता था, लेकिन पिछली बार ये किदवंती टूटी थी। कुछ जो रणनीति थी उस रणनीति में बीजेपी आगे निकलती नजर आई और बीजेपी फिर से सत्ता में काबिज हुई। इस बार की आप पहलू को किस तरह से देखते हैं? राहुल गांधी का ये जो दौरा है, जिस तरह से तमाम बातें कही जा रही है, रणनीति के तौर पर इसे देखा जा रहा है, आदिवासी और दलित वोट बैंक को साधने की पूरी कवायद दिख रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी का जो अभी वर्तमान बस्तर प्रवास है, इसको एक क्षेत्रीय रूप में नहीं देखा जा सकता। इसके राष्ट्रीय मायने निहित है। पहला तो अभी पिछले 2 दिनों में जो घटनाक्रम हुआ राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, बिहार में महागठबंधन टूटा है। कल गुजरात में कांग्रेस के कुछ विधायक जो है वो पार्टी छोड़ करके भाजपा में शामिल हुए हैं। आमतौर पर जब से नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में सत्तारूढ़ हुई है, तब से कांग्रेस को बहुत अच्छा फीडबैक नहीं मिल रहा है। लेकिन ये बस्तर का उनका जो प्रवास है, ये मुख्य रूप से इस बात पर आधारित है, यहां पर जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को जिस ढंग से एड्रेस कांग्रेस अगर करेगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस को एक बड़ा ऑक्सीजन मिलेगा। जैसा कि हम जानते हैं, पिछले 2-3 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के जो नोएडा से लगे हुए इलाके में भट्टा और परसौल में राहुल गांधी ने भू अधिग्रहण को लेकर के जिस ढंग से आंदोलन किया, और उस आंदोलन के बाद भू अधिग्रहण के मुद्दे पर भाजपा को बैकफुट पर आना पड़ा। वही इशू आज छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में है, जहां पर एनएमडीसी का जो एक निर्माणाधीन स्टील प्लांट है, उस स्टील प्लांट के विनिवेशीकरण के लिए कांग्रेस मतलब बीजेपी प्रयास कर रही है। ये इशू इतना महत्वपूर्ण है कि एक तो जो एनएमडीसी है वो देश की नवरत्न कंपनियों में शामिल है, लगातार मुनाफे में चल रहा ये उपक्रम है। आदिवासी इलाके में लगने वाला ये एक बड़ा स्टील प्लांट है,
जिस पर चूंकि सरकारी आधार पर भू अधिग्रहण हुआ है, लोगों की अपेक्षा सरकार से है। ऐसी स्थिति में अगर यदि इसका विनिवेशीकरण हो जाता है तो इसके बड़े दूरगामी परिणाम और बीजेपी को बैकफुट पर आने पर मजबूर होना पड़ेगा। और यहां पर एक बात और ध्यान देने जैसी बात है कि ये प्लांट अभी बना नहीं है। भाई विनिवेशीकरण का एक मुद्दा होता है, उसके पीछे आपकी एक लॉजिक होता है कि भाई ये इंस्टीट्यूट हमने बनाया है और ये घाटे में चल रहा है, इस कारण हम इसका विनिवेशीकरण कर रहे हैं। लेकिन जो इंस्टीट्यूट बना नहीं है अभी, जिसका मूर्त रूप में सामने नहीं आया है, 16,000 करोड़ का प्रस्तावित ये स्टील प्लांट है और इस स्टील प्लांट को लेकर के सरकार की नीयत शुरू से संदेह के दायरे में रही है। और जिस ढंग से इसका विनिवेशीकरण हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यदि भट्टा परसौल की तर्ज पर कांग्रेस ने इस इशू को उठाया तो इसके राष्ट्रीय परिणाम दिखाई देंगे और विनिवेशीकरण के मुद्दे पर बस्तर से कांग्रेस एक आंदोलन का शंखनाद करेगी। बस्तर से कांग्रेस यहाँ पे शंखनाद कर सकती है। जिस तरह से जिस मुद्दे की बात कही जा रही है, ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर भी चला और साथ में डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने इसको बस्तर के लिए बहुत बड़ी सौगात भी बताई थी। करीमुद्दीन साहब, क्या मुद्दा राहुल गांधी के इस दौरे के दौरान, क्या ये एक यही प्रमुख मुद्दा रहेगा कि इसके अलावा और भी कई अन्य मुद्दे हैं? देखिए, उनका एक मेन मुद्दा तो है एनएमडीसी, निजीकरण कर रही है। तो एनएमडीसी को यहाँ के बस्तर के लोगों को और ना ही छत्तीसगढ़ लोगों को कोई फायदा मिला है। जो बड़े लोगों को उनको थोड़ा बहुत फायदा मिला है। जब से यहाँ पर नगरनार स्टील प्लांट खुला है, यहाँ के स्थानीय लोगों को लेबर का भी काम नहीं मिल रहा है। जो राहुल गांधी जो मुद्दा जो उठाएंगे आज देश में, जो जिस तरीके से एक चल रहा है कांग्रेस के खिलाफ माहौल, हो सकता है जैसा अभी मनीष भाई ने बताया कि एक शंखनाद शुरू होगा। हो सकता है, देखते हैं इसमें कितना शंखनाद शुरू होता है, क्योंकि ये निजीकरण का मामला है और इसमें कई पार्टी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ऐसा आगे तो सोच और एक विचार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो जमीन अधिकरण, यहाँ पे बेरोजगारी, रोजगार न मिलना, क्या यह अगर मुद्दा उठता है, राहुल गांधी अपने मन से अगर उठाते हैं, तो क्या बीजेपी बैकफुट पर नजर आएगी इन मुद्दों को लेकर? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। और हमारा जो नगरनार स्टील प्लांट है हमारी सरकार ने बनाया है, केंद्र में भी हमारी सरकार है, स्टेट में भी हमारी सरकार है। और हमारी सरकार ने उन मजदूरों को, स्थानीय लोगों को प्राथमिकता निश्चित रूप से दे रही है। और ऐसा नहीं है बिल्कुल कि किसी स्थानीय लोगों को वहां पर नौकरी नहीं मिलेगा। और हमारा मुद्दा भी यही है कि बस्तर के लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नगरनार में नौकरी मिले। और आने वाले समय में नगरनार जब स्टील प्लांट चालू हो जाएगा तो निश्चित रूप से जो बेरोजगारी जो दिख रही है, आपके अनुसार जो कह रहे हैं, तो आने वाले समय में सभी को बेरोजगार जो युवक हैं उनको रोजगार, किस तरह से रोजगार मिलना चाहिए। अभी तो निर्माणाधीन है, तमाम बातें निकल के सामने आ रही है। नहीं, निश्चित रूप से आपका कहना बिल्कुल सही है, इस बात मैं एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन हमारी सरकार है और सरकार लोगों के बारे में बिल्कुल सोच रही है और अनेकों योजनाओं को लेकर सरकार यहाँ पर काम कर रही है, चाहे प्रदेश में हो चाहे देश में हो। आज पूरे देश में आप देख लीजिए, पूरा माहौल आज पूरे भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और आने वाले समय में जो निवेशीकरण के बाद विजय ने कहा है, तो आने वाले समय में इतना बताना चाहता हूं कि मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ही इनको बेचने का उन्होंने एक बात रखा था जो मुझे याद है। और जो राहुल गांधी जी जो आ रहे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वो जमावाड़ा, उन्होंने एक गोद लिया है गांव को। तो आने वाले समय में मैं ये बात बोलना चाहता हूं कि विनिवेशीकरण करके बात करें हमारे मनीष भैया ने, तो आने वाले समय में हमारी सरकार बिल्कुल सोचकर उस पर निर्णय लेगी और इतना घबराने की जरूरत नहीं है किसी को। और ये राहुल गांधी यहाँ पर आकर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यहाँ पर आकर और सोच रहे होंगे कि मैं बरगला रहा हूं, लोगों को बरगलाने की कोशिश मत करें। बस्तर की जनता सब जानती है, आने वाले समय में इसका जवाब जरूर देगी जनता। तो जनता के हाथ में सब कुछ है, जनता जवाब देगी, जनता सब देख रही है। लेकिन अगर बस्तर की वस्तु स्थिति को समझा जाए, जिस तरह से पिछली बार कांग्रेस काफी मजबूती के साथ उभरी थी, झीरम का भले ही उस समय एक मुद्दा था, झीरम की सहानुभूति थी लोगों के बीच में। इस बार अगर ओवरऑल बस्तर संभाग की बात की जाए तो मोदी साहब क्या लगता है, क्या है अभी वस्तु स्थिति राजनीतिक परिदृश्य में? देखिए, बस्तर में वो 8 सीट पुनः आएगी, इसको कोई कांग्रेस के लिए 8 सीट सेफ है, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि स्थिति ऐसी बनी हुई है। आपस के जो उलझने हैं इस सब को लेके ऐसी स्थिति बनी है कि 8 सीट वापस आएगी, किसी भी कीमत में आएगी। और वो 2 सीट 4 सीटें सुरक्षित बचा लेते बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो कुल मिलाकर जो 8 सीट है वो एक तरह से जो यहाँ पे रणनीतिकारों को समझते हैं, उनकी तमाम बातों को समझते हैं, वो ये मान के चल रहे हैं। इस बीच में यहाँ पे मनीष गुप्ता जी, अगर देखा जाए तो किसी भी सभा का सक्सेस होने का जो मंत्र है वो भीड़ को माना जाता है, कितनी भीड़ आपके उसमें आई। और अखबारों में ने भी जिस तरह रखा है कि जो
प्रदेश प्रभारी, नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी है पुनिया, पील पुनिया, उन्होंने कहा कि 102 लाख भीड़ जुटाओ। लेकिन दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि माओवादी सप्ताह है, बंद के चलते प्रभावित रहेगी बसें, और कई विधायकों ने यहाँ पे अपने हाथ खड़े कर दिए कि हम भीड़ नहीं जुटा सकते। देखिए, जहां तक भीड़ का मामला है, ये दो अभी जैसे पीएल पुनिया साहब का कल एक बयान आया है कि 1 से 2 लाख की भीड़ जुटानी चाहिए, लेकिन जो सभा स्थल है, सभा स्थल की कुल क्षमता लगभग 10,000 से ज्यादा की नहीं है। नेशनल हाईवे के नजदीक एक हाई स्कूल ग्राउंड को सभा स्थल के रूप में कन्वर्ट किया गया है। मुझे लगता नहीं है कि इस मामले में कोई बहुत ज्यादा भीड़ वहां पर आएगी, और 1 लाख का टारगेट तो बहुत बड़ा है। मुश्किल से 10 से 20,000 लोग जो है वहां पर एकत्रित हो सकते हैं। इस मामले को लेकर के कांग्रेस में लगातार विरोधाभास है। कांग्रेस ने कल ये आरोप भी लगाया है कि उन्होंने नगरनार में सभा करने की मांग की थी, लेकिन प्रशासन ने उनको सिक्योरिटी के कारणों का हवाला देते हुए नगरनार में अनुमति नहीं दी, जिसके चलते उनको अपनी सभा मार्केल में स्थानांतरित करनी पड़ी। मार्केल का जो इलाका दिया गया है वो इलाका अपने आप में बहुत छोटा है, इसलिए सभा को बहुत उस गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। लेकिन ओवरऑल जो सभा का जो क्षेत्र है वो मुझे लगता है वो पैक रहेगा, और लगभग 10 से 20,000 के आसपास की पब्लिक उसमें रहेगी। रही बात नक्सलियों का शहीदी सप्ताह, निश्चित रूप से 28 से 3 अगस्त के बीच में नक्सली हर साल शहीदी सप्ताह मनाते हैं, और राहुल गांधी के इस प्रवास को लेकर के मुझे ऐसा लगता है कांग्रेसियों ने होमवर्क नहीं किया, नहीं तो इस समय को कांग्रेस नहीं चुनती, क्योंकि कांग्रेस में राहुल गांधी एक शीर्ष नेता, बड़े नेता के रूप में माने जाते हैं, मोटिवेटर माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में राहुल का बस्तर में आना मतलब किसी न किसी कारण से कांग्रेसियों को मोटिवेट करने के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन जो समय चुना गया है, ये समय किसी भी रूप में अनुकूल नहीं माना जा सकता। इसलिए नक्सली शहीदी सप्ताह के बीच में जो इनका ये प्रवास है उसमें सुरक्षा के काफी इंतजाम किए गए हैं, और संभवतः शायद प्रशासन सिक्योरिटी को लेते हुए, शहीदी सप्ताह को लेते हुए कुछ गाड़ियां भी रोकी जाएंगी। तो यहाँ पे जो शहीदी सप्ताह है, नक्सलियों का प्रभाव इस सभा में देखने को मिल सकता है। तो मोदी साहब, अक्सर अभी हाल के दिनों में, कुछ महीनों में कई बार ऐसा हुआ कि राहुल गांधी का दौरा प्रस्तावित था, लेकिन एकाएक वो कैंसिल हुआ। कई तमाम नेता यहाँ पे जो कांग्रेस के जो प्रदेश स्तर के नेता हैं, उनका ये कहना था कि राहुल गांधी आने वाले हैं, लेकिन एकाएक ये सुनने में मिलता था कि राहुल गांधी का दौरा रद्द हो गया है। इस बीच में जब बदलाव हुआ कांग्रेस के अंदर में, नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी आए, और जल्दबाजी में जिस तरह से बातें कही जा रही है कि ये जो समय है ये नहीं चुना जाता, जिस तरह से शहीदी सप्ताह है, क्या कांग्रेस बहुत जल्दीबाजी में इस सभा को कराने जा रही है? नहीं, मैं इसको ये नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार नस्लियों के खिलाफ में एक बड़ी लड़ाई लड़ रही है, और राहुल गांधी को यहाँ पर आना इस समय एक चुनौती है, नस्लियों के लिए एक चुनौती है कि वो एक सभा ले रहे हैं। ठीक है, हालांकि भीड़ इसलिए नहीं होगी कि हरियाली चल रहा है, खेती का सीजन चल रहा है, जिस इलाके में जो स्टील प्लांट लग रहा है उस इलाके के सारे जंगल साफ हो गए हैं, तो लोगों में रोष भी है कि इसके कारण में पूरे जंगल माचकोट रेंज जो है वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को बरकरार रखता था पर्यावरण को लेकर, लेकिन आज ये स्थिति है कि माचकोट इलाका पूरा साफ हो गया है। तो इससे भी ग्रामीणों में रोष है। हो सकता है कोई आए या ना आए, लेकिन मेरे को उम्मीद नहीं है कि उस इलाके के लोग वहां पर आए। एनएमडीसी आज अपना पूरा काम बंद करके रखी है, बैलाडीला से लेकर नगरनार तक। ये भीड़ जुटेगी, वहां से श्रमिक जुटेंगे, स्थानीय लोग कुछ जुटेंगे, लेकिन ये जो समय है उचित नहीं है कहना, ये मेरे समझ से बाहर है। क्योंकि जिस प्रकार से नस्लियों को बाहर, बस्तर से बाहर खदेड़ने के लिए और जिस तरीके से लड़ाई केंद्र और राज्य सरकार लड़ रही है, तो राहुल गांधी को आना एक चुनौती है, उसमें नस्लियों के लिए एक बहुत बड़ी सबक है। तो राहुल गांधी का आना नक्सलियों के लिए भी चुनौती एक सबक है। बीजेपी से अगर समझा जाए यहाँ पे राहुल गांधी के इस दौरे को, जिस तमाम मुद्दे हैं, तमाम मुद्दों के बीच में यहाँ पे नक्सली सप्ताह भी चल रहा है, राहुल गांधी भी आ रहे हैं, और राहुल गांधी को लेकर जो अभी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, कांग्रेस को लेकर बीजेपी ने यह कहा कि कांग्रेस तो उनके लिए चुनौती ही नहीं, बीजेपी के लिए। क्या अब राहुल गांधी के इस दौरे के बाद कांग्रेस चुनौती रहेगी बीजेपी के लिए? कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि खुद ही आपस में फूट है इनका। एक अजीत जोगी ने एक अलग हटके, कांग्रेस से अलग हटकर एक अपनी पार्टी खड़ा किया है, उन्हीं के लोग हैं, और आपस में आप देख रहे हैं आपस में फूट हो रहा है। कभी कोई इस्तीफा देता है, कोई ज्वाइन करता है, और उसके बाद कांग्रेस में भी आप देख लीजिए, अभी मनीष जी बताया गुजरात में 3 विधायक अभी कांग्रेस में छोड़कर बीजेपी में आया। मैं आज में दावे के साथ कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में भी ऐसे कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे विधायक है जो भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने वाले हैं, कि बस्तर संभाग से
मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूं आने वाले समय में इसका परिणाम दिखेगा। सभी जो कांग्रेस के विधायक हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सभी लोग उदास हैं। मैं उस विषय को मैं नहीं लेना चाहता, क्योंकि आपस में उदासीनता तो बीजेपी को लेकर भी है। उदासीनता तो ये ऐसा नहीं कर सकते सिर्फ कांग्रेस को लेकर, उदासीनता तो कार्यकर्ताओं में बीजेपी को लेकर भी है। ऐसा कोई उदासीनता नहीं है। हमारे पूरे कार्यकर्ता, हमारा संगठन जितना मजबूत है और पूरे देश में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की है और पूरे कार्यकर्ता एक साथ में है। निश्चित रूप से 15 साल सरकार हमारी चल रही है और थोड़ा सा ऊपर नीचे मनमुटाव होता है, लेकिन आपस में हमारा परिवार है, पूरा एक है। हम लोग जब चुनाव आता है तो सब हम मिलकर काम करते हैं और आप तो खुद ही देख रहे हैं कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी सरकार ऐसी नहीं बन गई है। और आने वाले समय में जो 15 साल सरकार जब हम चला सकते हैं, तीसरी बार बना सकते हैं, तो चौथी बार भी इन सब हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके दम पर पुनः हम सरकार भारतीय जनता पार्टी को बनाने वाले हैं। बीजेपी के अपने दावे हैं। जिस तरह से प्रदेश कार्य समिति की बैठक कोरबा में हुई थी, वहां पे कांग्रेस को लेकर जो प्रदेश कार्य समिति में कहा गया उनके लिए कोई चुनौती नहीं है और जोगी की जाति को लेकर भी कहा गया है। बीजेपी ये भी मानकर चल रही है कि जो 3 साल का कार्यकाल था, आदिवासियों को लेकर जो बातें कहेगी कि हम आदिवासी मुख्यमंत्री दे रहे हैं आपके, वो उनके साथ में कहीं न कहीं छलावा किया आला कमाने, कांग्रेस के आला कमाने। ये जो मैटर है, ये कितना यहाँ पे आदिवासियों के दिलों में ये छुएगा? नहीं, अभी तो चुनाव को लेकर सभी दल घबराए हुए हैं, चाहे डॉक्टर रमन सिंह हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जोगी जी हो। लेकिन जिस तरीके से आदिवासी इलाकों में डेवलपमेंट होना चाहिए और जिस तरीके से सरकार कर रही है, लेकिन अंदरूनी इलाकों में कोई डेवलपमेंट नहीं है। जिला मुख्यालय में कंक्रीट का वो बिल्डिंग बना दिए, जंगल बना दिए बिल्डिंगों का। अंदरूनी इलाके में आज भी पीडीएस फेल है और बुनियादी सुविधा पूरी तरीके से अंदरूनी इलाके में फेल है। कई इलाकों में आज भी रोड नहीं है, बसों में जा नहीं सकते, इलाका एकदम सुनसान पड़ा है। गांव से गांव लोग छोड़ के भाग गए, दूसरे गांव में रह रहे हैं। अभी उस तरीके से जिस तरीके से सरकार जो अपना वो बता रही है कि इतना विकास हुआ है, वैसा अंदरूनी इलाकों में नहीं है। जिला मुख्यालय और जिला मुख्यालय के आसपास जरूर डेवलपमेंट है, लेकिन आदिवासी इलाकों में जिस तरीके से रमन सिंह सरकार ने कहा कि हम इस इलाके को अपने साथ ले रहे हैं, लेकिन आधा इलाका उनका छूटा हुआ है। तो कई इलाके जो हैं विकास से छूटे हैं। इन विकास से अछूते इलाकों में अगर कांग्रेस सही से काम करे तो निश्चित तौर पर सफलता मिल सकती है। जिस तरह से उनके नेता भी बोल रहे हैं मनीष जी कि जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के, वो भ्रष्टाचार को उजागर करें। क्या इतना भ्रष्टाचार है व्याप्त? और देखिए, भ्रष्टाचार निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में एक बड़ी चुनौती है और लगातार भ्रष्टाचार को लेकर के इशू उठते रहे हैं। छत्तीसगढ़ में करप्शन एक आम जन जन तक एक चर्चा का विषय है। बिना लोगों का ऐसा कहना है कि बिना पैसे के काम नहीं होते। और लेकिन दूसरी ओर जैसे कांग्रेस भ्रष्टाचार को इशू बनाना चाहती, कांग्रेस खुद भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। ऐसी स्थिति में जो पार्टी भ्रष्टाचार से लिप्त है, लगातार भ्रष्टाचार के नए नए कीर्तिमान गढ़े गए हैं जिस पार्टी के द्वारा, उन पार्टी के नेताओं के द्वारा, तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा भ्रष्टाचार के का इशू उठाना मुझे लगता है बेमानी साबित होगा। बस्तर के विकास को लेकर के लगातार से प्रयास किए गए हैं, लेकिन मैं इस बात से अभी सहमत हूं कि बस्तर के विकास को लेकर के छत्तीसगढ़ बनने के बाद भी सरकारों का फोकस नहीं रहा। सरकारों की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है और बस्तर को एक इशू के रूप में हमेशा सरकारों ने लिया है। नक्सलवाद का जो प्रादुर्भाव आज हम देख रहे हैं, इसके पीछे भी विकास न होना एक बड़ा कारण है। ट्राइबल नॉन ट्राइबल की जो भावना है, बस्तर में आदिवासियों को लेकर के लगातार आक्रोश का माहौल रहा है। बस्तर में एक महाराजाती जो लगातार हाशिए पर रही है और उसका आंदोलन जो है वो लगातार सरकार के खिलाफ होता रहा है। तो यहाँ की जो डेवलपमेंट को लेकर के जो सामाजिक समस्याएं हैं, वो भी सरकार के लिए परेशानी का सबब बनी हुई हैं। सरकार इसको सही ढंग से हैंडल नहीं कर पाई। रमन सरकार का पूरी तरीके से फोकस नहीं रहा है। स्टार्टिंग में उन्होंने बस्तर के विकास के लिए बस्तर विकास प्राधिकरण का गठन किया, लेकिन आज अगर बस्तर विकास प्राधिकरण की हालत देखेंगे आप, तो बस्तर विकास प्राधिकरण का नाम बदल करके बस्तर दक्षिण क्षेत्र विकास प्राधिकरण रख दिया गया। इसके नाम से जो फंड आता है वो मैक्सिमम फंड जो है ना कवर्धा नांदगांव के टैक्स में हो जाता है। विकास को अगर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में रायपुर और बिलासपुर के बीच में विकास विभाजित होकर के रह गए। बस्तर और सरगुजा वो विकास की दृष्टि से उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए हैं जहां तक पहुंचाने का सरकार ने दावा किया था। जो सरकार लगातार बात कर रही है कि हमने बस्तर में नक्सलवाद खत्म किया है और डेवलपमेंट को इस ढंग से किया है,
मुझे लगता है इस इशू पर सरकार आंशिक रूप से ही सफल रही है और इससे ज्यादा सरकार की और कोई उपलब्धियां नहीं है यहाँ की सफलता बताई जा रही है। कई मुद्दे साहब, विकास जो है, विकास को आप भी समझते हैं कि सतत चलने वाली प्रक्रिया है, विकास कभी रुक नहीं सकते, विकास तो अक्सर समय के साथ भी चलती रहती है। विकास को लेकर तमाम जो दावे और दम भरे जाते हैं उस पर पश्चिम भी लगता रहा है। विकास को अगर समझा जाए बस्तर के परिभाषा में, क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव है और अविभाजित मध्य प्रदेश के समय भी आपने बस्तर को देखा, उस समय बोला जाता था कि बस्तर की जो स्थिति थी और राज्य के विभाजन के बाद में जो बस्तर की स्थिति है उसमें आप कितना बदलाव देखते हैं और इसमें राजनीति की सहभागिता को आप किस तरह से देखते हैं? राज्य के विभाजन के बाद में बस्तर में जिस तरीके से विकास होना था वो नहीं हुआ। खास करके हम उस इलाके से हैं, जैसे भोपालपट्टनम, सुकमा, कोंटा इलाके से हम आए हैं, लेकिन उस इलाका आज भी वैसी के वैसी है। सिर्फ रोड बन गए, 3 घंटे में आप पहुंच सकते हैं, लेकिन कोंटा से सुकमा से कोंटा आज तक रोड नहीं बन पाए, कितनी कोशिश के बाद भी नहीं बन पाए। लेकिन जिस पैमाने पे लोगों ने कहा था कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद में दक्षिण बस्तर का विकास होगा, नस्लवाद खत्म हो जाएंगे, लेकिन और नस्लवाद भी ज्यादा हो गए और विकास भी नहीं हुआ। भ्रष्टाचार इतना हो गया कि उतना पैसा अगर लोगों को बाहर देते वो खुद अपना सड़क उड़क खुद बना लेते। ये स्थिति है, इतने पैसे बर्बाद हुए लेकिन डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ। और जिस तरीके से लोगों का सोच है कि हम यहाँ पर बैठ के हम विकास करेंगे और जैसा मध्य प्रदेश था वैसा छत्तीसगढ़ में विकास होगा, वो सारा सपना चूर चूर हो गया। आज लोग खाने के लिए मोहताज है। अंदरूनी इलाके में ये हालत है। हम लोगों ने इस इलाके का दौरा किया, उसमें देखे कि लोग खाने के लिए मोहताज है। पीडीएस का चावल नहीं पहुंच रहा है, जहाँ चावल पहुंच रहा है वहाँ कीड़े के चावल पहुंच रहे। ये स्थिति है। प्लास्टिक के चावल पहुंचने लगे, प्लास्टिक के चावल पहुंचने लगे। स्थिति इतनी खराब है कि कुछ कह नहीं सकते। स्थिति जो है अंदरूनी इलाकों में बता रहे हैं, देखिए कि काफी मतलब काफी चिंतनीय है। सब बातें को मैं नकारता हूँ, सब बेतुके की बातें हैं। और 15 साल हम सरकार में बैठे हुए और आज से 13-14 साल पहले जब अजीत जोगी की सरकार थी, कांग्रेस ने भी 7 साल यहाँ पर शासन किया और छत्तीसगढ़ की स्थिति आप देख लीजिए। और यहाँ पर नगरमा स्टील प्लांट को लाया वो हमारी सरकार ने लाया, मेडिकल कॉलेज को बनाया हमारी सरकार ने बनाया। रेल जब पूरे भारत में रेल का परिदृश्य बस्तर का नहीं था, आज पूरे रेल किसने लाया है? रेल हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने लाया। और चाहे जगदलपुर से रायपुर की बात करें, चाहे जगदलपुर से विशाखापट्टनम की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें, आज हमारी सरकार ने लाया। सितंबर माह में हवाई जहाज भी चालू हो रही है हमारे बस्तर में भी, इसको भी सोचना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि विकास नहीं हुआ है, अंदर में चावल नहीं पहुंच रहा है, मैं इस बात को नकारता हूं। हमारी सरकार ने ही शुरुआत किया है, 1 रुपया चावल हमारी सरकार ने शुरुआत किया है। इससे पहले कांग्रेस ने कितना काम किया है? आज पूरे बस्तर में जितने लोग थे, आज पूरे 12 विधानसभा में आपको भी बोलता हूं, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप भी जाके देखिए और उनको पूछिए कि 50 साल अभी 10 साल 50 साल पहले क्या था बस्तर और आज हमारी सरकार आने के बाद क्या है। ये सब बेकार बातें हैं, मैं इसको नकारता हूं। और हमारी सरकार ने जितना काम हमारे बस्तर के लिए किया है और सरगुजा के लिए किया है और पूरे छत्तीसगढ़ में जितना ज्यादा हमारी डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने किया है, और मुझे नहीं लगता कि कोई सरकार आगे भी नहीं कर पाएगी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में चौथी बार सरकार हम फिर से बनाएंगे। आपका तो दावा चौथी बार बनाएंगे, आपने कहा 12 विधानसभा, मैं तो 90 विधानसभा का दौरा कर चुका हूं, वहां की वस्तु स्थिति को जानता हूं, 2 टेन्योर मैंने देखा है। कलीमुद्दीन साहब, जिस तरह से बीजेपी के दावे हैं, एक बात मैं आपको समझना चाहूंगा कि बस्तर की कई ऐसी योजनाएं जो रमन सिंह ने शुरुआत की, जिस तरह से कलेक्टर कुछ दिन में लाइवलीहुड कॉलेज की शुरुआत की, आज पूरे देश के लिए नाजिर बन चुका है। तो बस्तर से कुछ ऐसी चीजें निकली जो आज पूरा देश उसको रोल मॉडल की तरह उसको देख रहा है, समझ रहा है, जान रहा है और एक कहीं ना कहीं उसको दुगामी परिणाम भी देखने को मिल रहा है। एजुकेशन जो है ना दक्षिण बस्तर में काफी बड़ा है। उसका कारण क्या है? नस्लवाद से सब छुटकारा चाहना चाहते हैं। 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी तीसरी पीढ़ी तक नस्लवाद में पहुंच गई, लेकिन चौथी पीढ़ी है ना बाहर निकल रही है और उस शिक्षा में पहुंच रही है जहां पर उनके बाप दादा कभी नहीं पहुंचे थे। एक तो ये बड़ी उपलब्धि है। लेकिन जैसे जाऊंगा में एक स्कूल खोला गया, लेकिन उसके इतराब में सब सुनसान है, न टीचर है, न कुछ है। वहां पर भी स्थिति अभी ठीक ठाक नहीं, क्योंकि मॉनिटरिंग ठीक नहीं। अभी देखिए दंतेवाड़ा से और सुकमा के इलाके से एमबीबीएस के लिए लड़के चुने गए। हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी बात है कि लोग जो चुन के आए, आईएएस में ही चुन के आए। 2 लड़कियां चुन के आई, एक आईएएस में दंतेवाड़ा की, एक लड़की गीदम की चुन के आई। हमारे लिए फक्र की बात है। लेकिन उसी तरह उत्तर बस्तर में वो एजुकेशन जो पहले था अब नहीं है।
आपको ये मैं बता दूं 67, 68 में जितना एजुकेशन भोपालपट्टनम में था वो एजुकेशन फिर से लौट के आ रहा है, क्योंकि पहले एजुकेशन जो भोपालपट्टनम और बीजापुर में था उस इलाके के लोग, कोई डिप्टी कलेक्टर, कोई आईजी, कोई एसपी, कोई आज आईजी बन के बैठा है बिलासपुर में। उस इलाके के लोग, उस जमाने में इतनी अच्छी पढ़ाई होती थी। बीच में जो नस्लवाद और सारा चीज आया, गैप हो गया, आज फिर वही चीज वापस आ रही। लोग तंग हो चुके हैं नस्लवाद से, वो एजुकेशन में जाना चाहते हैं, पढ़ाई में जाना चाहते हैं, ताकि वो अपनी पीढ़ी को, अपने गांव को, अपने बस्तर को बचा सके। ये स्थिति है अभी। तो बस्तर की बचाने की एक तरह से मुहिम है। और मनीष जी, अगर समझा जाए प्रयास जिस तरह से लाया गया, इसके अलावा संकल्प भी आया, तमाम यहाँ पे एनआईटी, आईआईटी को लेकर तमाम जो प्रयास किए गए, इसके अलावा अगर समझा जाए लाइवलीहुड कॉलेज, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पे आए तो एक ऐसा ऑडिटोरियम नक्सल प्रभावित क्षेत्र में दिखा जो दिल्ली में हुआ करता था। उसकी एक तस्वीर भी दिखी कि क्या ऐसा ऑडिटोरियम यहाँ पे हो सकता है। जब वो टेलीविजनों पे लाइव चला तो लोग अचंभित थे कि इस तरह का विकास वहां पर दिखना है। तो क्या विकास सिर्फ एक के पार्टिकुलर इलाके से समझा जा सकता है? चाहे अगर बच्चों को समझा जाए तो क्या एजुकेशन के सेक्टर में काफी विकास हुआ है? देखिए, एजुकेशन मतलब इस बात पर कोई इनकार नहीं कर सकता कि एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अपनी ओर से प्रयास किए हैं, पर ये प्रयास पर्याप्त नहीं है। जिस विकास की आप बात करते हैं, जिस विकास की दुहाई देते हैं आप, जिस विकास को बस्तर का प्रतीक मानते हैं, ऐसा विकास सिर्फ सड़कों में हुआ है। अभी आपने जैसा एजुकेशन हब की बात की है, प्रयास की बात की है, इन दोनों इंस्टीट्यूट की आपको शायद हकीकत नहीं मालूम है। सर्व शिक्षा अभियान और एनएमडीसी के मद से जो गीदम के नजदीक जो एजुकेशन हब बनाया गया है, ये सिर्फ बिल्डिंगों का एक समूह गठित हो गया है। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है, न कोई फैकल्टी है वहां पर, न उसके लिए कोई सेटअप तैयार हुआ है। विभिन्न गांवों के नाम के जो स्कूल हैं वो एक जगह लाकर के एकत्रित कर दिए गए हैं। आज भी वहां पर न मॉनिटरिंग है न सुविधाएं हैं। यही बात प्रयास की है। प्रयास का मैं आपको बता दूं, बस्तर जिले में एक प्रयास सैंक्शन हुआ है बकावन में। इस प्रयास को एक कंपनी को दिया गया था। उस प्रयास में बच्चों के प्रशिक्षण के लिए कंपनी ने आश्वासन दिया था कि हम बस्तर से 50 से ज्यादा आईआईटी के लोगों का चयन करेंगे। देखिए कि जहां पे पहले रिजल्ट नहीं आया करता था, जहां पे बच्चे चुन कर नहीं आते थे, आज वो बच्चे चुन कर आ रहे हैं और काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। नहीं, दोनों बार देखिए प्रयास हुआ है निश्चित रूप से, मॉनिटरिंग नहीं है। फैकल्टी जो है आपको डेवलप करना चाहिए, तो एक सिस्टम डेवलप करना चाहिए, वो सिस्टम आप डेवलप नहीं करते। अब नस्लवादी क्षेत्र में सिस्टम धीरे धीरे डेवलप होगा, क्योंकि सिस्टम यहाँ पे तहस नहस करते नजर आ रहे हैं नस्ली। तो साहब, जिस तरह से आपने कहा कि थर्ड जनरेशन तक के नस्ली से थोड़ी सी उनकी जो थी, एक तरह से मतलब नस्लियों को लेकर उनकी अपनी एक विचारधारा थी। फोर्थ जनरेशन कहीं न कहीं उस विचारधारा से विमुख होता नजर आ, इसलिए एजुकेशन सेक्टर में वो जा रहे हैं। ऐसे में क्या आप मानते हैं कि इसके जरिए नस्लवाद का अंत हो सकता है? बिल्कुल अंत हो सकता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। दरभा के अंदर में एक गांव है, वहां से एक लड़की 10वीं पास होकर पहली बार गई तो उसका इतना स्वागत हुआ और उसको देख के बाकी बच्चे भी आने लगे। यही जो नस्लवाद को खात्मा कौन करेगा? पुलिस नहीं करेगी, ये हम नहीं करेंगे, ये बच्चे नस्लवाद का खात्मा करेंगे, अपनी कलम से खात्मा करेंगे, अपनी खेती से खात्मा करेंगे। ये बच्चे खत्म करेंगे नस्लवाद को, क्योंकि जो स्थिति अभी जो बन रही है, इन बच्चे जो उठ रहे हैं और नस्लवाद के खिलाफ में एक आक्रोश है इन बच्चों में, ये बच्चे खत्म करेंगे। कोई खत्म नहीं कर सकता, ना पुलिस ना कोई खत्म नहीं कर सकता नस्लवाद को। जिस इलाके के बच्चे हैं उस इलाके के लोग ही उस नस्लवाद को खत्म करेंगे और अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। आज भी कई इलाकों में देख लीजिए, जिस इलाके में पढ़े लिखे बच्चे आ रहे हैं उस इलाके में नस्लवाद का पहुंचना बंद हो रहा है धीरे धीरे। आज बासागुड़ा से आवापल्ली रोड में रात को कोई दिन को कोई नहीं जा सकता था, आज रात को लड़कियां वहां जाती हैं, क्योंकि उस इलाके के ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़े लिखे हो गए। ये स्थिति पहुंच गई है। ये स्थिति अगली स्थिति के बीच में जब राहुल गांधी यहाँ पे पहुंचेंगे, ठीक है, कल उनका सार्वजनिक मंच से भाषण होगा, लेकिन राष्ट्रीय परिदृश्य में जिस तरह से मनीष जी ने जिस मुद्दे को उठाया कि नीतीश जी का जो पूरा घटनाक्रम रहा और जब एनडीए की सरकार वहां पे बन गई, एक और राज्य में एनडीए सफल होता नजर आया, ऐसे में जब राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को धोखेबाज बोला, तो इस मंच से क्या नजर आता है कि किन किन मुद्दों को राहुल गांधी उठाते नजर आएंगे जिससे वो सीधे सीधे बीजेपी को टारगेट कर सके? पहले तो राहुल गांधी थोड़े से अभी मायूस हो गए, ऐसा लगता है मुझे,
और यहाँ आने के बाद में जो हौसला उनको मिलेगा और जो जिस तरीके से वो सोच रहे हैं कि नीतीश जी और दूसरे इलाके के गुजरात में जो कुछ भी हो रहा है, इस सारे चीजों को समेटेंगे बस्तर से। बस्तर एक ऐसी चीज है कि जहां पर अच्छे मन से आने से लोग आगे बढ़ जाते हैं और बुरे मन से आने से बड़े सा बड़ा नेता बुरा हो जाता है। चाहे इंदिरा गांधी से लेकर पूरा इतिहास ले लीजिए आप, अच्छे मन से आएंगे आगे बढ़ जाएंगे, बुरे मन से आएंगे तो बुरे हो जाएंगे। जैसे नीतीश जी भी बस्तर आ चुके और वो मुख्यमंत्री बन चुके, कई बार बन चुके। लेकिन आज की स्थिति में जो राहुल गांधी है वो चारों तरफ से राजनीति में फंस चुके हैं। इस स्थिति को देखते हुए यहाँ पर एक वो अपने आप को भी संभालने के लिए आ रहे हैं। मैं तो ये भी मानता हूँ, मतलब बस्तर संभाल सकते हैं उनको, समझे, बस्तर उनको संभाल सकता है, ये भी मैं मानता हूँ। जी आप हंस रहे हैं, क्या आपको लगता है कि बस्तर में उनके चेहरे में मुस्कान ला सकती है? जिस तरह से नीतीश जी पहुंचे, उनसे मिले भी, लेकिन उसके बाद में जो घटनाक्रम हुई उनको कहीं न कहीं मायूसी हाथ लगी है। बताया जिस तरह तेमुद्दीन काम ने कहा कि बस्तर उनको संभाल सकता है और आपके भी चेहरे पर मुस्कान नहीं, तो क्या इस तरह से बस्तर उनके चेहरे में मुस्कान ला सकती है? बिल्कुल ला सकती है। देखिए, बस्तर का इशू मैंने बताया, बस्तर में राहुल गांधी का जो प्रवास है इसको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। रही बात मुद्दों की कि कौन कौन से मुद्दे उठा सकते हैं, मैं बताऊं आपको कि एक तो एनएमडीसी के विनिवेशीकरण का मुद्दा उठेगा, दूसरा बस्तर के विकास का मुद्दा उठेगा, बस्तर में नक्सलवाद का मुद्दा उठेगा, बस्तर में छत्तीसगढ़ में करप्शन का इशू उठेगा और जो छत्तीसगढ़ में घोटाले हुए हैं इन घोटालों का इशू जो है वो कांग्रेस उठाएगी। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने कल एक ब्रीफिंग जो है ना राहुल गांधी के ऑफिस को कल भेजी है। उस ब्रीफिंग में इन्हीं सब मुद्दों को लिया गया है और उनको यहां के संबंध में फीडबैक दिया गया है। संभवतः इससे प्रेरित होकर के या इन्हीं इश्यूज को लेकर के राहुल गांधी का भाषण स्टार्ट होगा। और मैं तो बता रहा हूं आपको, अगर विनिवेशीकरण का इशू कांग्रेस सही ढंग से टेकअप की तो छत्तीसगढ़ नहीं देश में कांग्रेस एक नए इशू के साथ, नई ऊर्जा के साथ आएगी और कांग्रेस को पूरे देश में इसका लाभ होगा। कांग्रेस को पूरे देश में इसका लाभ होगा। बस्तर में क्या लगता है कि इस तरह की वस्तुस्थिति है संग्राम जी? कुछ भी स्थिति नहीं है। ये सब जो आके यहाँ पर भाषणबाजी करने से चुनाव जीता जाता है। पूरे देश में आज पूरी कांग्रेस को भाषणबाजी तो बीजेपी भी करती है, सिर्फ कांग्रेस खुद उनके प्रदेश अध्यक्ष खुद जमीन घोटाला में फंसे हुए, ये क्या भ्रष्टाचार की बात करेंगे? पूरी आरोप तो बृजमोहन जी को भी लगा। वो जांच का विषय है, वो जांच का विषय है। आप तो दोनों साइड से हो रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से मैं इस बात को इग्नोर नहीं करना चाहता। वो तो मैं भी पेपर के माध्यम से कहा, बृजमोहन जी जिस टाइप के नेता है प्रदेश में, पूरे देश में उनकी छवि बहुत अच्छी है। निश्चित रूप से आने वाले समय में उसका भी पटाक्षेप होगा कौन सही कौन गलत है। पूरे देश में आज पूरे कांग्रेस को नकार दिया कि जनता 36-37 लोकसभा सीट उनके खात मात्र जीती है। वो जगदलपुर में आकर राहुल गांधी जी क्या छत्तीसगढ़ में सरकार बना जा रहे हैं? मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, राहुल गांधी जहां भी जाएगा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से जहां राहुल गांधी जाएगा वहां कांग्रेस को नुकसान ही होने वाला है, तो फायदा नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे संग्राम सिंह ने सीधे सीधे बोल दिया कि जहां जहां जाएंगे उनको नुकसान ही होने वाला है। एक आशा तो भी बातें चली थी कि राहुल गांधी ने जिससे हाथ मिला उसका मतलब उनका ही नुकसान हो गया। और कुल मिलाकर इस तरह की बातें सोशल नेटवर्क और तमाम बातों पर रखा गया। मतलब राहुल गांधी कुछ बोलते भी हैं तो उनको काफी गंभीरता से नहीं लिया जाता है, हास्यास्पद स्थिति बना दी जाती है। लेकिन कहते बहुत अच्छा है, उनके पूरे सार को भी समझा जाए तो कहीं न कहीं उसमें कई बातें निहित होती है, लेकिन उसको इस तरह से रखा जाता है कि उसका अर्थ का नष्ट हो जाता है। नगरनार स्टील प्लांट के मामले में सारा दल, सारा बस्तर और सारा छत्तीसगढ़ एक है। तो ऐसे में राहुल गांधी से कोई हाथ मिलाएगा तो हाथ उसके मजबूत होंगे, ऐसा गंदे नहीं होंगे, हाथ मजबूत होंगे। हाथ मजबूत होंगे। राहुल का साथ किसान, परेशान किसानों के साथ, इस तरह के भी स्लोगन आ रहे हैं। जी, क्योंकि स्थिति ऐसी बन चुकी है यहाँ पर कि उनके हाथ मजबूत होंगे। क्योंकि एनएमडीसी के लिए यहाँ स्टील प्लांट खोला जाए, इसके लिए बस्तर के लोग, बस्तर के किसान, बस्तर के पत्रकार, बस्तर के नेता और छत्तीसगढ़ के नेता सारे इन्होंने युद्ध स्तर पर लड़ा। जिस तरीके से ये स्टील प्लांट खुला, आडवाणी जी आए थे 3 में, जिस तरीके से इसका ओपनिंग हुआ तो बस्तर में एक खुशी की लहर दौड़ गई, जैसे एक बहुत बड़ा नेमत मिल गया हुआ, जैसे बहुत बड़ी दौलत मिल गई। वो दौलत आज बस्तर वासियों से बाहर जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आज राहुल गांधी आ रहे हैं, उस दौलत को संभालने के लिए आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनका जो हाथ है वो मजबूत होगा, बस्तर के साथ होगा और अच्छा होगा और उनको एक माई जी का एक आशीर्वाद भी मिलेगा बस्तर से। हाँ, कुल मिलाकर जब भी कोई
मतलब चुनावी सभा की शुरुआत करने से लेके मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी मंत्री मंदिर से ही कई चीजों की शुरुआत उन्होंने की, विकास रथ यात्रा की भी कई बार उन्होंने यहाँ से शुरुआत की। तो मैं मतलब कुल मिलाकर मां का आशीर्वाद और बस्तर में जो सार्वजनिक चीजें हैं उसको अगर जो संभाल ले गया वो बहुत दूर तक वो बातें जाएगी निकल के। ये निश्चित रूप से बस्तर को यहाँ की आराध्या देवी मां दंतेश्वरी का आशीष प्राप्त है। ऐसी मान्यता है कि जब भी लोग बस्तर आते हैं तो चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से मां का स्मरण अवश्य करते हैं। और छत्तीसगढ़ की राजनीति में हमने देखा है कि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, खासकर बीजेपी तो अपने अभियानों की शुरुआत जो है वो मां दंतेश्वरी की शक्तिपीठ दंतेवाड़ा से शुरुआत करती रही है। ऐसी स्थिति में अगर आज राहुल गांधी भी आ रहे हैं तो राहुल गांधी को भी एक मां पर आस्था है और मां का आशीर्वाद राहुल गांधी को मिलेगा ऐसा लगता है। आपने जैसे पहले पूछा है कि राहुल गांधी को मजाक का विषय बना दिया जाता है। मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा, देखिए ये बात सर्वमान्य है और सार्वभौमिक सत्य है कि राहुल गांधी में मैच्योरिटी की कमी है। इशू को टेकअप करके इशू को अंजाम तक पहुंचाने में वो अक्सर नाकाम रहते हैं। अगर भू अधिग्रहण के मामले को आप छोड़ दें तो ऐसा कोई भी इशू ऐसा नहीं है जिसको राहुल गांधी ने टेकअप किया हो और उसको अंजाम तक पहुंचाया हो। यही कारण है कि राहुल गांधी को राजनीति में हल्के रूप से लिया जाता है, जबकि वो कि उनकी बातों में गंभीरता होना चाहिए, उनके एक एक शब्द को नाप तौल करके बोलना चाहिए, जिससे बस्तर नहीं पूरे देश में देश की राजनीति का भविष्य तय हो, राजनीति की दिशा तय हो। और ये निश्चित रूप से राहुल गांधी का बस्तर प्रवास एक दूरगामी परिणाम देने वाला, कांग्रेस को एनर्जी देने वाला साबित होगा। कांग्रेस को एनर्जी देने वाला साबित होगा। और ये तमाम जो बातें हमने अपने मेहमानों से की, तमाम मेहमानों का हम यहाँ पे धन्यवाद करना चाहेंगे कि तमाम मुद्दों पर उन्होंने खुलकर अपनी बातों को रखा और बस्तर से कांग्रेस से किस तरह से आगे बढ़ सकती है, प्रदेश की सत्ता में किस तरह से वापसी कर सकती है, देश की राजनीति में कितनी प्रमुख भूमिका निभा सकती है ये सभा। ये अब राहुल गांधी की सभा में उनके द्वारा दिए भाषण के द्वारा कहीं ना कहीं तमाम बातें निकल के सामने आएगी। बैक टू स्टूडियो। चलिए।